हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशनेट सक्सेस। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था में हम पढ़ना चाहेंगे सबसे पहला टॉपिक संविधान की आत्मा कहा जाने वाला और संविधान का दस्तावेज कहा जाने वाला प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए और यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थ्योरी सेक्शंस कवर कराया जाएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, जिसे इन्होंने बाद में 22 जनवरी 1947 को इन्होंने प्रीएम्बल नाम उसका दे दिया था। तो हम आज उसी प्रीएम्बल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल में दिया हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, ये कहां से ओरिजिन हुआ है? ये यूएन के चार्टर से ओरिजिन हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? अल्टीमेट पावर। अल्टीमेट पावर किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास अल्टीमेट पावर है। अब यहां पर देख लेते हैं नेचर। नेचर दिया हुआ है सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसका मतलब है यहाँ हमें 5 प्रकार के नेचर दिए हुए हैं। हमारे संविधान के 5 प्रकार के नेचर हैं, जैसे सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सॉवरन का मतलब है हम किसी भी बाह्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सोशलिस्ट का मतलब है हमारे यहाँ फिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लाया गया था, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ऐड किया गया था। सेकुलर। सेकुलर का मतलब है भारत में जितने भी राज्य हैं उनका कोई धर्म नहीं होगा, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। डेमोक्रेटिक। इंडिया इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कोई चुनकर ना आया हुआ हो। रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को माना जाता है। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये 3 प्रकार के हमें जस्टिस दिए हुए हैं। सोशल, इकोनॉमिक। जस्टिस में जैसे हमें सोशल जस्टिस दिया हुआ है, इसमें किसी के भी साथ सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। स्टेट सभी के लिए समान कानून लागू करेगा। इकोनॉमिक, यहाँ हर किसी को समान अवसर दिया जाएगा। पॉलिटिकल, हर कोई राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकता है। लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ 5 प्रकार की लिबर्टी दी हुई है, जैसे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। कोई भी अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है और किसी का भी पूजा पाठ या कोई भी धर्म अपना सकता है। इक्वलिटी। इक्वलिटी यहाँ 2 प्रकार की दी हुई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। हर किसी को यहाँ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यहाँ assuring the dignity of the individual and the unity। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, हर कोई यहाँ यूनाइट होकर रहेगा। और इंडिया में जितने भी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सब यूनाइट होकर रहते हैं। और तभी तो ये इंडिया जो है एक परफेक्ट नेशन के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं अडॉप्शन की डेट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने हमारा संविधान अडॉप्ट किया था। दोस्तों, अब हम इन्हें डिटेल में देखना चाहेंगे कि क्या सोर्स ऑफ पावर है, क्या नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या ऑब्जेक्टिव है। चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। फर्स्ट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है द अल्टीमेट पावर किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के पास अल्टीमेट पावर है, क्योंकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। एंड द सेकंड इज सॉवरन। द टर्म
मीन्स दैट इंडिया हैज own इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिया के पास अपनी अथॉरिटी है। कोई भी एनी अदर कंट्री इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। एंड इंडिया इज नॉट अ डोमिनियन कंट्री, जैसे ब्रिटिश एरा में होता था। और उस टाइम पर इंडिया को एक कॉलोनी के रूप में जाना जाता था। और इंडिया जो है ब्रिटिश राज में जो है एक कॉलोनी के रूप में ऐसे जानी जाती थी जैसे एक गुलाम हो। तो जब फ्रीडम मिली तो उसके बाद सॉवरन डिक्लेयर किया इंडिया ने खुद को। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, द टर्म मीन्स अचीवमेंट सोशलिस्ट एंड थ्रू द डेमोक्रेटिक मीन्स इट होल्ड्स द फेस मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा हमने पहले भी बताया कि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट आया था। उस टाइम पर महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी में डिस्प्यूट हो गया था। वो लोग कह रहे थे कि क्या हम पब्लिक और प्राइवेट दोनों को रखें या एक को रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि हमें एक बार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी मौका देना चाहिए, और जबकि महात्मा गांधी जी का मानना था कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन को जो है मान्यता देनी चाहिए। लेकिन दोनों ने बाद में सहमति के थ्रू पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्ट साइड बाय साइड चलते रहेंगे। तो इन लोगों ने हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट लेकर आए। नेक्स्ट वर्ड इज सेकुलर। सेकुलर, द टर्म मीन्स दैट ऑल रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रेस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। तो इंडिया में हर किसी रिलीजन को इक्वल रेस्पेक्ट मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी स्टेट की होती है। इंटीग्रिटी इन प्रीएम्बल of the constitution especially referring the unity and integrity of the nation। हर कोई यहाँ इंटीग्रिटी के साथ रहता है, और जितने भी 28 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं सब यूनाइट होकर रहते हैं, तभी इंडिया को एक परफेक्ट नेशन के रूप में जाना जाता है। और यहाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था प्रीएम्बल में। उस टाइम इमरजेंसी का ड्यूरेशन था, और जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, और सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर जो है इंदिरा गांधी जी ने अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। तभी उन्होंने सिचुएशन को देखते हुए 3 वर्ड ऐड किए, जिन्हें हम बताते हैं जैसे दीज 3 वर्ड्स सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। और इस पर काफी बवाल भी उठा, लोग इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट भी गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ये 3 वर्ड सेलेक्ट कर ली थी कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये 3 वर्ड हमारे प्रीएम्बल में जरूर ऐड होने चाहिए। Democratic, the term implies the Constitution of India has established from the constitutions which get the authority from the will of power expressed and elections। तो अल्टीमेट पावर्स किसके पास है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के पास है भारत के, क्योंकि भारत के लोग अपने इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में भेजते हैं, और वहां जाकर वो हमारे लिए लॉज बनाते हैं। And the last is republic. The term indicate the head of the state is elected by the people। जो हमारा head of the state है वो elected by the state। The head of the state president को माना जाता है, जिसे डी ज्यूरे कहा जाता है। अब बात कर ले प्रीएम्बल को। एक हिंदी वर्जन दिया हुआ है हमने इसमें, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि हमारी जो उद्देशिका है उसको किस तरीके से दर्शाया गया है। एक दर्शन शास्त्र के रूप में जाना जाता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी में मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को समान अवसर प्रदान करने के अनुबंध है। तो ये हमने देख लिया हिंदी वर्जन हमारा कैसा था प्रीएम्बल का। काफी एक डॉक्यूमेंट्री पार्ट की तरह ही है, जितना बताया गया है कि फिलोसफी पार्ट है, एक फिलोसफी की तरह है। हमारी उद्देशिका आई तो उस पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होने लगे, और कुछ का मानना था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है।
कुछ कह रहे थे कि ये तो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, कुछ इसे फिलॉसफी वाला पार्ट बताते हैं, और डॉक्टर के एम मुंशी तो इसे होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये जो डिस्प्यूट हुए थे, हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज बेरू बारी यूनियन केस 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये तो हमारे संविधान के नीति निर्माताओं की मन की कुंजी है, जो उन्होंने अपनी प्रियम्बल में रखी है। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो बातें उन्हें सही लगी वो उन्होंने रख दी। एंड द सेकंड केस इज केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो प्रीवियस डिसीजन को नल एंड वॉइड करार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हमारा प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इन्होंने एक एक्सेप्शन जरूर रख दिया। उन्होंने कहा कि यदि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होता है तो हमारी प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है। हमारा प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं, तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें बता दिया गया था कि प्रियम्बल अमेंडेबल है। एंड द थर्ड केस इज एस आर बोम्मई बात 1994। इसमें जस्टिस रामास्वामी ने अपने पूर्व के डिसीजन को खारिज किया और कहा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें आखिरी में एक लाइन दी हुई है को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो लाइन दी हुई है इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो हमारी प्रियम्बल है यानी हमारी उद्देशिका है वो संविधान का भाग है, वो उसे संविधान से अलग नहीं किया जा सकता। एक समराइज फॉर्म है। अगर हम उद्देशिका को ही पढ़ लें तो हम जान जाएंगे कि संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन में आपको प्रियम्बल को समझाया है, हमारी उद्देशिका को समझाया है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन है एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। सेकंड ऑप्शन एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एंड द थर्ड इज एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। एंड द फोर्थ इज इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन को अगर एक बार चेक करें तो इनमें हमें परफेक्ट आंसर सी लग रहा है, क्योंकि इसमें सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र ये नेचर दिया हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर दिया हुआ है। ये जो प्रियम्बल में लिखा गया है सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है। और यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर बी 46 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर सी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऑप्शन नंबर डी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संप्रभुता। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन नंबर सी समाजवाद पंथनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर डी निजता। जैसा कि हमने पहले बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किए गए थे। फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेकुलर एंड थर्ड इज
इंटीग्रिटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए। ऑप्शन नंबर ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी 44वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तीन शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, इंटीग्रिटी, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी राज्य की नीति निदेशक तत्व। तो यहाँ हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, जिसमें तीन शब्द जोड़े गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी राज्य की नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहाँ आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर डी डिस्कस कर लेते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंडर द आर्टिकल 32 में आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। यहाँ कोर्ट के लिए रिट दी गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अंडर द आर्टिकल 32 के तहत रिट दी गई है, और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए रिट दी गई है। यदि किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों को के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय दोनों कहा है, लेकिन हमारे पास यहाँ जो पूछा गया है वो वर्ड है संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा, ये सब सिर्फ एक ही है। अगर संविधान की आत्मा और हृदय होता तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज में आ जाता। और यहाँ हमारा आंसर होने वाला है उद्देशिका। हमारे प्रियम्बल को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान को अपनाने के साथ ही भारत ने कब स्वयं को एक संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर 1952, ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। तो 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस टाइम पर इंडिया ने खुद को सॉवरन डिक्लेयर कर दिया था। डेमोक्रेटिक, सॉवरन, रिपब्लिक, ये शब्द हमारी फ्रीडम के साथ ही हमारे साथ जुड़ गए थे। 15 अगस्त 1947 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आस्था और पूजा, ऑप्शन नंबर बी विचार, ऑप्शन नंबर सी विश्वास और आशा, ऑप्शन नंबर डी अभिव्यक्ति। हमारे पास यहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप दी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कह रहा है कि विश्वास और आशा, ये आशा की बात तो की ही नहीं हुई है, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर सी आंसर होने वाला है, क्योंकि इसका उल्लेख हमारी लिबर्टी में नहीं किया गया है। लिबर्टी में सिर्फ आस्था और पूजा, विश्वास और अभिव्यक्ति, इन 5 शब्दों की लिबर्टी हमें दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। कैसे है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी संसदीय, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्रीय, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपतीय। तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, राजतंत्रीय। मोनार्की तो है ही नहीं हमारे यहाँ, राजा का रूल तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी संसदीय, संसदीय प्रणाली हमने यूके से अपनाई है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए 1947,
ऑप्शन नंबर बी 1970, ऑप्शन नंबर सी 1976, ऑप्शन नंबर डी 1948। तो जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। उस टाइम पर 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी बंधुत्व के साथ व्यक्ति की गरिमा की सुनिश्चितता। ऑप्शन नंबर सी स्थिति और रोजगार की समानता। ऑप्शन नंबर डी न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता दी हुई है। यानी हमें 5 प्रकार की लिबर्टी दी हुई है: विश्वास, अभिव्यक्ति, विचार, आस्था और उपासना। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। दोस्तों यहां तक हमने बात कर ली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं मॉक टेस्ट में, वो हम सबने लगा लिए हैं। और यहाँ तक हमने 11 क्वेश्चंस तक कर लिए हैं। और हम डिस्कस करने वाले हैं एक माइंड मैप। व्हाट इज प्रीएम्बल? तो सबसे पहले तो हमें माइंड मैप में लिखना होता है कि किस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक क्या है। प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर उस टॉपिक के बारे में हमें 2-3 वर्ड्स लिखने होते हैं, जैसे व्हाट इज प्रीएम्बल, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। तो प्रीएम्बल क्या है? एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। एंड द सेकंड इज स्टेट रीजंस एंड गाइडिंग वैल्यूज। स्टेट को रीजंस प्रोवाइड कराता है और उन्हें गाइड करता है। एक्सप्लेनेशन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दर्शन शास्त्र है वो हमें प्रीएम्बल यानी उद्देशिका में देखने को मिल जाता है। मॉडिफाइड वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ आ जाते हैं हम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हमारी प्रीएम्बल की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन क्या है? इंट्रोड्यूस दिसंबर 13, 1946 एंड अडॉप्टेड जनवरी 22, 1947। जो हमारा प्रीएम्बल है वो अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। came into our force 26 जनवरी 1950। और सबसे मेन जो हाईलाइट पॉइंट है ये है इंस्पायर्ड बाय यूएसए। तो हमारी जो उद्देशिका है वो कहां से इंस्पायर्ड होकर लाई गई है? वो है यूएसए। अब देख लेते हैं किन किन का कंट्रीब्यूशन रहा है प्रीएम्बल को बनाने में। हमारी उद्देशिका को बनाने में किन किन लोगों का योगदान रहा है? की इंडिविजुअल्स एंड द कंट्रीब्यूशंस। जैसे एन ए पालकीवाला, उनका मानना था कि एक आईडी कार्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने कहा कि प्रीएम्बल एक आईडी कार्ड है। जैसे आईडी कार्ड पर, जैसे हमारा आधार कार्ड हुआ, हम आधार कार्ड पर किसी की फोटो, नाम देखकर, पता देखकर, एड्रेस देखकर पता लग जाता है कि ये किस इंसान का नाम है, कौन है ये, किस जगह का है। ऐसे ही हमारी प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल को देखकर ही पता लग जाता है कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और वो कैसे गाइड कर रहा है हमारे आने वाले जनरेशंस को। जैसे के एम मुंशी कहते हैं कि पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये। हमारी जो प्रीएम्बल है वो पॉलिटिकल होरोस्कोप है। अर्नेस्ट बेकर कहते हैं कि की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। जब प्रीएम्बल स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो अल्टीमेट पावर थी वो किसके हाथ में थी? भारत के लोगों के हाथ में ही। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब है जो हमारे लोग हैं, हमारे भारत के लोग हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और उन्हें पार्लियामेंट में भेजते हैं। हैंडेड डाउन बाय अ किंग और आउटसाइड पावर। सारी पावर किसके हाथों में चली गई थी? भारत के लोगों में। जब भारत आजाद हुआ तो सारी पावर किसके हाथों में चली गई थी? भारत के लोगों में। अब बात करते हैं कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। कोर प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज में सबसे पहले हमें नेचर दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा रहा है?
जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेचर में सबसे पहले सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये 5 वर्ड हैं जो दिए हुए हैं। सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। ये क्या दर्शाते हैं? ये संविधान की प्रकृति यानी उसका नेचर दर्शाते हैं। जस्टिस, 3 प्रकार के यहाँ जस्टिस दिए हुए हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। फिर हमें यहाँ 5 प्रकार की लिबर्टी दी हुई है। लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। इक्वलिटी, इक्वलिटी देख लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। 2 प्रकार की इक्वलिटी दी हुई है, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी assuring dignity of individual, unity and integrity। अब देख लेते हैं अमेंडेबिलिटी एंड लीगल स्टेटस क्या रहा है हमारे प्रियम्बल का। जैसा हमने बताया था, प्रियम्बल जब आया तो उसके बाद प्रियम्बल को लेकर डिस्प्यूट होने लगे कि क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है, और इसकी क्लैरिफाई कौन देगा? तो इसकी क्लैरिफाई सुप्रीम कोर्ट से मांगी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट केस बेरुबारी यूनियन ऑफ केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये नॉट अमेंडेबल है, कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जब पार्ट नहीं है तो नॉट अमेंडेबल। फिर सेकंड केस आया था केशवानंद भारती केस 1973, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये अमेंडेबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन दे दिया, यदि बेसिक स्ट्रक्चर का हनन होता है तो प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमने यहाँ दिए हुए हैं माइंड मैप में। नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, यहाँ इंपोर्टेंट लिख दीजिए, यहाँ इस पार्ट से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नॉट इन्फोर्सेबल कोर्ट इन लॉ, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन नॉट इन्फोर्सेबल है, कोर्ट में इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। एक्ट इन लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लीगल इंटरप्रिटेशन है उनको इंटरप्रेट करता है। ओरिजिन ऑफ द टर्म्स, ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये देख लेते हैं। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 शब्द इंट्रोड्यूस हुए हैं फ्रांस से। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फिर देख लेते हैं सोशलिस्ट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 प्रकार के जस्टिस थे, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एंड ये हमने रशिया से इंस्पायर्ड होकर लिए हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने फुल ऑफ कंटेंट देखा प्रियम्बल का, और हमने क्वेश्चंस भी लगाए, उसे पढ़ सकते हैं और मेरे ख्याल से आपको वो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो सपने वो नहीं होते जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यूपीएससी हो, एसएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, किसी भी स्टेट पीसीएस में सफलता आपके साथ है। सब्सक्राइब करें पैशनेट सक्सेस, पैशनेट सक्सेस आपका सफलता का साथी है। जय हिंद।